ममता की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं लालचंद मीणा आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा और आज जो टॉपिक लिया है वो है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। आज का टॉपिक है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। सबसे पहले है कि आनुवंशिकी या जेनेटिक्स होती क्या है। तो आनुवंशिकी शब्द के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण क्या है? जैसे जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो उनकी संतान में जाते हैं, ऐसे लक्षणों को कहेंगे आनुवंशिक लक्षण। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो लक्षण होते हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे कहते हैं कि इस बच्चे की जो नाक है वो उसकी मम्मी को गई है, या इसके बाल माता को गए हैं या पिता को गए हैं। तो ऐसे भी जो लक्षण होते हैं वो कहलाएंगे आनुवंशिक लक्षण। फिर पढ़ेंगे इसके लिए आनुवंशिक लक्षण के बाद आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, आनुवांशिकता, इसको बोलेंगे हेरिडिटी। आनुवंशिकता, हेरिडिटी। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिक जो लक्षण है उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कहलाती है आनुवंशिकता, प्रक्रिया। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना वो क्या कहलाएगा? हेरिडिटी, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो शब्द है, आनुवंशिकता शब्द, उसका गठन करने वाले वैज्ञानिक थे एक स्पेंसर। आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम जो गठन है या आनुवंशिकता के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक है वह है स्पेंसर। इन्होंने बताया था 1863 में। आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम गठन करने वाले वैज्ञानिक है स्पेंसर, 1863 में। अब आता है हमारा जो मेन टॉपिक है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। और आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, आनुवंशिक हेरिडिटी जो है उसके उपयोगिता के आधार पर आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे कि आनुवंशिकी है क्या, जेनेटिक्स है क्या। आनुवंशिकता के जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके बारे में है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, आनुवंशिकी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों, आनुवंशिकता के नियमों, उसको प्रभावित करने वाले कारकों और लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें आनुवंशिकता के नियमों, उसको प्रभावित करने वाले कारकों और लक्षणों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम जो गठन है वो करने वाले वैज्ञानिक है बेटसन। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स का सर्वप्रथम गठन किया या शब्द देने वाले वैज्ञानिक है बेटसन, 1905 में। 1905 में। अब तक हमने 3 शब्द पढ़े। एक तो है आनुवंशिक लक्षण, एक पढ़ा आनुवंशिकता, हेरिडिटी, एक पढ़ी जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, माता पिता से उनकी संतान में जा रहे हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, वो कहलाएंगे आनुवंशिक लक्षण। अब कि आनुवंशिक लक्षण जो है उनकी प्रोसेस, आनुवंशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है
आनुवंशिकता, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी और हेरिडिटी शब्द का, आनुवंशिकता शब्द का गठन करने वाले वैज्ञानिक है स्पेंसर। सबसे पहले शब्द दिया स्पेंसर ने 1863 में। अब आता जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। आनुवंशिकता के नियमों, उसको प्रभावित करने वाले कारकों और लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स जो शब्द है वो देने वाले वैज्ञानिक है वेटसन, और दिया था इन्होंने 1905 में। 3 शब्द पढ़ लिए जेनेटिक्स से संबंधित। अब अगला है विशेषक। विशेषक नया शब्द है विशेषक। विशेषक का मतलब होता है लक्षण। विशेषक का मतलब होता है लक्षण। अब विशेषक भी 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है जन्मजात, जन्मजात, और एक होता है अर्जित। जन्मजात विशेषक और अर्जित विशेषक। विशेषक को 2 भागों में बांटा गया, जन्मजात विशेषक, या लक्षणों को 2 भागों में बांटा गया, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात विशेषक या लक्षण, ऐसे लक्षण जिनको मनुष्य जन्म से ही, कहां से, जन्म से ही अपने माता पिता से ग्रहण करता है। जन्म से ही कहां से प्राप्त करेगा, माता पिता से, माता से या पिता से या दोनों से। ऐसे लक्षण को कहेंगे जन्मजात विशेषक। जैसे जन्मजात विशेषक में जैसे घुंघराले बाल होना, घुंघराले बाल, घुंघराले बाल, ये कैसे विशेषक है, जन्मजात विशेषक है। नीली आंखों का होना, नीली आंखें, ये भी जन्मजात विशेषक, अर्थात उनको माता पिता से प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे विशेषक जो जन्म से ही माता पिता से प्राप्त करते हैं वो लक्षण कहलाएंगे जन्मजात विशेषक। जैसे घुंघराले बाल होना, नीली आंखों का होना। फिर अर्जित विशेषक। अर्जित विशेषक या अजन्मजात विशेषक, ऐसे लक्षण जिनको मनुष्य जन्म लेने के बाद, जन्म से नहीं, जन्म लेने के बाद, जन्म लेने के पश्चात बाह्य कारकों से, बाह्य कारक कोई सा भी हो सकता है, वातावरणीय कारक, अन्य कारकों से, कोई से भी कारक हो सकते हैं, उनसे जो लक्षण प्राप्त कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो कहलाएंगे अर्जित लक्षण या अजन्मजात लक्षण विशेषक। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की टांग टूट गई और टांग टूटने पर उसमें एक विशेषक आ गया और वो विशेषक है लंगड़ापन। तो टांग टूटने पर आया लंगड़ापन, टांग टूटने पर आया लंगड़ापन। अब ये लंगड़ापन उसमें लक्षण है, तो जन्मजात नहीं है, ये अर्जित है या अजन्मजात है, यानी कि उसने जन्म से ही अपने माता पिता से प्राप्त नहीं किया है, किसी अन्य कारक या बाह्य कारक या वातावरणीय कारक है, उसके कारण उसमें एक लक्षण आ गया लंगड़ापन। तो ये लंगड़ापन जो लक्षण है वो है अर्जित विशेषक, अर्जित लक्षण। एक है कि आंख में चोट लग गई, आंख फूटने पर आया काणापन, चोट लगने पर या किसी कारण से उसमें बाह्य कारक से, वातावरणीय कारक से आंख में एक लक्षण आ गया, विशेषक आ गया काणापन। तो इसका मतलब वो विशेषक कौन सा है, अर्जित विशेषक है, अर्थात वो जन्म लेने के बाद वातावरणीय कारकों से या अन्य कारकों से प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे विशेषक जो है वो कहलाएंगे अर्जित विशेषक। तो विशेषकों को 2 भागों में बांटा गया, जन्मजात विशेषक, ऐसे विशेषक जिनको मनुष्य जन्म से ही अपने माता पिता से प्राप्त कर रहा है, वो कहलाएंगे जन्मजात विशेषक। जैसे घुंघराले बाल होना, नीली आंखों का होना। दूसरा है अर्जित विशेषक, अर्जित लक्षण, ऐसे लक्षण जिनको मनुष्य जन्म लेने के पश्चात किसी अन्य कारक, वातावरणीय कारक हो सकता है, बाह्य कारक हो सकता है, पर्यावरणीय कारक हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त जो लक्षण प्राप्त कर रहा है वो कहलाएंगे अर्जित विशेषक या अजन्मजात विशेषक। अजन्मजात विशेषक या अर्जित विशेषक, जैसे किसी व्यक्ति में एक लंगड़ापन है, लेकिन ये लंगड़ापन जन्म से
नहीं है, उसमें टांग टूटने पर यानी किसी कारण से उसमें टांग टूट गई और टांग टूटने पर उसमें एक लक्षण आ गया, विशेषक आ गया जो है लंगड़ापन, तो ये अर्जित विशेषक हो गया। एक है आंख फूटने पर आया काणापन, तो ये काणापन जो लक्षण है या विशेषक है वो अर्जित विशेषक है, जन्मजात विशेषक नहीं है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम गुणसूत्र। जेनेटिक्स के अंदर अगला पॉइंट है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। गुणसूत्रों की जैसे संख्या पूछी जाए तो संख्या होती है इनकी, टोटल संख्या होती है 46। टोटल गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में, मानव के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मानव के अंदर, टोटल 46। अब ये 46 जो गुणसूत्र है इनको भी फिर दो भागों में बांटा गया। 46 के भी कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। एक क्रोमोसोम, एक तो होता है लिंग गुणसूत्र, एक तो हो गया लिंग गुणसूत्र और एक हो गया अलिंग गुणसूत्र। गुणसूत्र या सूत्र, अलिंग गुणसूत्र और एक है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र इनके कार्य के आधार पर क्रोमोसोम या गुणसूत्रों को दो भागों में बांटा गया, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र इनका मुख्य कार्य केवल लिंग का निर्धारण, केवल लिंग का निर्धारण करना कि अगली जो संतान है माता पिता से जो उत्पन्न संतान है वो लड़का होगा या लड़की, इसके लिए उत्तरदायी होता है केवल लिंग गुणसूत्र। और इनकी संख्या होती है 2, इनकी संख्या होती है 2, पुरुष में भी और स्त्री में भी, दोनों में ही 2 होती है, लेकिन संरचना दोनों में थोड़ी अलग होती है। पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, पुरुष में होते हैं एक्स और वाई, और स्त्री में होते हैं एक्स एक्स, डबल एक्स या एक्स एक्स क्रोमोसोम। पुरुष के जो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं शुक्राणु, पुरुष के एक्स वाई गुणसूत्रों को कहा जाता है शुक्राणु, और स्त्री में जो एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं उनको कहा जाता है अंडाणु। गुणसूत्र सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो मानव शरीर में पाई जाती है, जो अगली संतान है उसमें लिंग का निर्धारण और दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। 2 भाग है, एक है लिंग गुणसूत्र और एक है अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, और इनका मुख्य कार्य केवल दैहिक लक्षणों का निर्धारण करना, दैहिक लक्षणों का निर्धारण करना। दैहिक लक्षणों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी जो गुणसूत्र होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र संख्या में होते हैं 44, और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र जो मुख्य कार्य इनका लिंग का निर्धारण और इनका मुख्य कार्य दैहिक, यानी कि लिंग के अलावा जो भी लक्षण है लैंगिक लक्षणों के अलावा वो पूरे शरीर का जो निर्धारण है वो अलिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है, और इनकी संख्या होती है 44, पुरुष में भी 44 और स्त्री में भी 44। तो गुणसूत्र मानव शरीर में पाई जाने वाली ऐसी सूक्ष्म संरचनाएं जो अगली संतति का निर्धारण करती है, संतान का निर्धारण करती है। 2 प्रकार के होते हैं, लिंग गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 जो केवल लिंग का निर्धारण करते हैं, पुरुष में एक्स वाई को कहा जाता है शुक्राणु, और स्त्री में होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र जिनको कहेंगे अंडाणु। अगला है जीन। जेनेटिक्स के अंदर अगला टॉपिक आता है जीन। जीन या जीन्स बोलते हैं इनको, आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की इकाई, आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की इकाई, आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की इकाई को क्या कहेंगे? जीन या जीन्स। जीन जो है मानव के जो गुणसूत्र है वहां पर पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं?
जीन गुणसूत्रों पर जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और इनकी संख्या होती है मानव के अंदर जीन्स की 1000 खरब के लगभग 1000 खरब जो है जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स का मुख्य कार्य है आनुवंशिक लक्षणों का जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की इकाई है। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर, यानी कि 1000 खरब जो जीन है वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अगला आपके जेनेटिक शब्द का जनक या आनुवंशिकता शब्द का जनक है मेंडल। इस शब्द का जनक है मेंडल। जेनेटिक शब्द, हेरिडिटी शब्द, आनुवंशिकी और आनुवंशिकता दोनों का जनक कौन है? मेंडल। तो मेंडल के बारे में थोड़ा सा इसका परिचय है। सबसे पहले है कि इसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन से गांव में हुआ। जन्म हुआ था इनका 22 जुलाई 1822 को। जन्म हुआ इनका 22 जुलाई 1822 को। अब है कि कहाँ हुआ था? एक देश का नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश के अंदर हिजेनरोक प्रांत है या राज्य हिजेनरोक। एक शहर है सिटी ब्रून शहर के अंदर, और गांव है इनका सिलीसिया। मेंडल का जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 को। कहाँ हुआ? देश का नाम पूछे तो ऑस्ट्रिया देश के अंदर, प्रांत या राज्य पूछे तो हिजेनडोर्फ, और शहर का नाम है ब्रून शहर, और गांव है इनका सिलीसिया गांव में हुआ था। इनका जन्म एक गरीब माली परिवार में हुआ था। ये माली परिवार के सदस्य थे। जन्म 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया देश में हिजेनडोर्फ प्रांत के ब्रून शहर के सिलीसिया गांव में। अब है कि इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो इनके गांव में ही, गांव कौन सा? सिलीसिया गांव में, सिलीसिया गांव में ही संपन्न हुई थी। इसके बाद इन्होंने 1842 में एक डिग्री प्राप्त की दर्शन शास्त्र में, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी में इन्होंने डिग्री प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 1843 में ये जो मेंडल है वो एक गिरजाघर है, गिरजाघर के अंदर इन्होंने पादरी का पद ग्रहण किया। पादरी का पद। गिरजाघर, चर्च, गिरजाघर को बोलते हैं चर्च। चर्च के अंदर क्या बने? ये पादरी बने। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, ऐसे गिरजाघर के अंदर होते हैं पादरी। तो वो पादरी पद ग्रहण किया इन्होंने 1843 में। 1842 प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी कहाँ हुई थी? इनकी गांव में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कुछ चाहे तो गांव के अंदर ही। और गांव कौन सा इनका? सिलीसिया गांव। उस गांव में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। उसके बाद 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी के अंदर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1843 में इन्होंने चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर पादरी का पद ग्रहण किया। उसके बाद 1849 में इन्होंने 1 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया।
पढ़ाने का कार्य, स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक अध्यापन, 1 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद ये अध्यापन का कार्य कर रहे थे और गिरजाघर में पादरी का पद ग्रहण कर लिया था। उसके बाद ये गिरजाघर के अंदर रहते हुए, पादरी थे वहां पर रहते हुए इन्होंने मटर के पादप पर, किस पौधे पर, मटर के पादप पर एक पौधा लिया इन्होंने मटर, उस मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए, मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए। कई बार यह है कि मटर का जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम, इस पौधे पर पाइसम सेटाइवम पर, पाइसम सेटाइवम पर संकरण प्रयोग किए, मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए। और ये प्रयोग किए इन्होंने 1857 से 1865 तक, 1857 से 1865 तक इन्होंने मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। इसके बाद जो भी वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, संकरण प्रयोग करते हैं या किसी भी शोध कार्य करते हैं, उस शोध कार्य को या भी जो प्रयोग है उनको मान्यता देने के लिए किसी संस्था के समक्ष उसको प्रस्तुत करना पड़ता है, तब जाकर उसको मान्यता मिलती है। तो ऐसा ही मेंडल ने किया कि अपने जो प्रयोग किया है मेंडल ने, उन प्रयोगों को वो किसी मान्यता दिलाए। तो उन्होंने वहाँ जो मान्यता देने वाली संस्था थी, उस संस्था के समक्ष इन्होंने अपने जो प्रयोग है, संकरण प्रयोग, उन प्रयोगों को उसके सामने प्रस्तुत किया। और उस संस्था का नाम ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस संस्था के समक्ष अपने प्रयोगों को इन्होंने प्रस्तुत किया 1865 के अंदर। क्या करने के लिए कि अपने जो प्रयोग किए हैं संकरण प्रयोग, उन संकरण प्रयोगों को मान्यता मिल जाए। लेकिन मेंडल समय से थोड़ा आगे था, यानी कि उस समय के जो वैज्ञानिक है उनको सांख्यिकी का ज्ञान नहीं था, मेंडल को सांख्यिकी का ज्ञान था, मेंडल को सांख्यिकी का ज्ञान था। और उस संस्था ने मेंडल को समय से आगे होने के कारण मेंडल के जो प्रयोग है उनको मान्यता नहीं दी या अमान्य कर दिया। मेंडल के जो भी प्रयोग है, नियम है संकरण के, उन सबको क्या कर दिया उन्होंने, अमान्य कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने 1866 में अपने जो भी प्रयोग किए, संकरण प्रयोग किए, संकरण प्रयोग के बाद जो नियम दिए, उन नियमों को उन्होंने 1866 में एक पत्रिका में प्रकाशित करवा दिया। इसमें करवा दिया, पत्रिका में प्रकाशित करवा दिया। और उसका शीर्षक रखा पादप संकरण, संकरण। और मेंडल की जो मृत्यु है वो हो गई, मृत्यु हुई उनकी 6 जनवरी 1884 को, 6 जनवरी 1884 को उनकी मृत्यु हुई अज्ञात पात्री के रूप में। किस रूप में हो गई, अज्ञात पात्री के रूप में। अज्ञात पात्री का मतलब है कि अब तो सब जानते हैं, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उनको जानते हैं, लेकिन उस समय जब इनकी मृत्यु हुई 6 जनवरी 1884 को, तब इनको कोई नहीं जानता था। यानी कि केवल ये जानते थे कि चर्च के अंदर एक पादरी है, उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और इनकी मृत्यु का कारण भी था, इनको बीमारी थी एक, इनको क्या थी, एक बीमारी, और बीमारी के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बीमारी के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु होगी। और उस बीमारी का नाम है चिरकालीय वृक्षौत, चिरकालीय वृक्षौत। मेंडल की मृत्यु का कारण है बीमारी, और बीमारी है चिरकालीय वृक्षौत, यानी कि लंबे समय तक उनकी किडनी खराब रही, किडनी, और अंत में उनकी मृत्यु होगी 6 जनवरी 1884 को। ये जेनेटिक्स के अंदर कुछ सामान्य जानकारी थी जो मैंने आज आपको बताई। उसके बाद अब जो मेंडल के प्रयोग आएंगे, नियम आएंगे, उनके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।